हेलो, दिस इज़ आदित्य जोशी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MBBS फिलीपींस से करने के बाद तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। अब ये वीडियो बहुत पर्सनलाइज्ड होगी क्योंकि मैं भी MBBS फिलीपींस से ही कर रहा हूँ। तो फिलीपींस से MBBS करने के साथ दिक्कत क्या है, देखो अभी लोग कह रहे हैं भैया वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ड्यूरेशन बढ़ गई, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बस एक दिक्कत है, वो ये है कि वहाँ पे लाइसेंस की प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग रेसिप्रोकल लॉ फॉलो करते हैं, मतलब जो कंट्री उनके लोगों को लाइसेंस देगी वो उन्हीं कंट्री के लोगों को लाइसेंस दे सकते हैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मतलब अब अगर आप रजिस्ट्रेबल डॉक्टर बन भी जाओगे तो भी बहुत कम चांस है कि आप वहाँ पे उनकी कंट्री में प्रैक्टिस कर पाओगे। तो देखो प्रैक्टिस तो हमें वैसे भी नहीं करना था, लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर से काम चल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, NMC मान जाते तो बढ़िया ही है। अगर इंडिया में वैलिड हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा, 1 साल इंटर्नशिप करके नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा अगर इंडिया में PG करनी है। FMG हट जाएगा हमारे समय तक। अब क्या ऑप्शंस रह जाएंगे भैया, अगर ये वैलिड नहीं होता इंडिया में तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। देखो अगर ये इंडिया में वैलिड नहीं होता है तो आप बाकी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे USMLE हो गया, प्लैब हो गया, MRCS हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स हो गए। अब USMLE के साथ क्या दिक्कत है, USMLE के लिए पैसा बहुत चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता कि USMLE ने सिर्फ पेपर देने के लिए आपको कुछ 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपये चाहिए, जैसे आपको नेक्स्ट के लिए चाहिए होंगे 3 हज़ार के आसपास। ऐसा नहीं है, USMLE के लिए आपको एनीवे बिटवीन 12 लाख से 19 लाख रुपये चाहिए होंगे। और अब तो आपको वहाँ जाके ऑफलाइन मोड में आपको वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा, तो उसका अलग आने जाने का खर्चा, तो टोटल इतना पड़ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, देखो पहली बात USMLE जो है वो टफ पेपर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी पेपर होगा। USMLE विल बी टफ। दूसरी चीज़ ये है कि USMLE के बाद आप MS नहीं कर सकते हो, MD के लिए होता है USMLE, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि पेपर क्लियर करने के बाद अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्ट्रीम मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आपको ये चाहिए तो यही मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ओपनिंग होगी, आपको मिल जाएगा, आपको अप्लाई सब में करना पड़ेगा। तो इसलिए USMLE समथिंग की मैं प्रेफर नहीं करता हूँ USMLE को। प्लैब एक बेटर ऑप्शन है, प्लैब UK के लिए होता है, आप पाउंड्स में कमाओगे। प्लैब क्लियर करने के बाद आप 2.8 लाख पर मंथ तक कमा सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। प्लैब क्लियर करने के बाद वहाँ FY1 होगा, FY2 होगा, फिर ST1, ST2, ST3 होगा, फिर MRCS देना पड़ेगा, जिसके बाद ST8 तक जाएगा, कंसल्टेंसी तक। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं पेपरों के। अब ये कब बैठना चाहिए आपको इन पेपर्स के लिए, तो देखो मैं तो अभी कह रहा हूँ कि अगर आपने MBBS में एडमिशन अभी लिया है, MBBS इन फिलीपींस में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, BS कंप्लीट नहीं हुआ है या MD के फर्स्ट ईयर में हो और ड्यूरेशन बढ़ रही है, तो अभी से कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी से आप अगर अपने लिए तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्लान्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग प्लैबेबल ख़रीद लेते हैं ना, मैरो ख़रीद लेते हैं, तो अभी से ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, ग्रेज एनएट जैसी भारी भरकम किताबें अभी से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, और अभी से पढ़ने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एनएट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे एनएट पढ़नी चाहिए आपको, तो उसमें मैंने साफ बोला था कि BDC जैसी किताबें, मैरो जैसी किताबें, इनसे पहले बेस बनाओ, फिर उस बेस के ऊपर अपनी इमारत खड़ी कर देना ग्रेज एनएट वगैरह पढ़ के। लेकिन ग्रेज पूरी नहीं पढ़नी होती, जो टॉपिक्स वो पूछेंगे, चैप्टर्स जो पेपर में आएंगे, सिर्फ वही पढ़ने होते हैं। फिर भैया अगर हमें ये पेपर देने हैं तो अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, तो मेंटली प्रिपेयर ऐसे करो, देखो अगर आपको इंडिया आना पड़ेगा तो इंडिया में आप सबको रियलिटी पता है, और PG बहुत महंगा है इंडिया में। दूसरी चीज़, अगर इंडिया आना पड़ेगा तो भी इंडिया में आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि PG बहुत ईजी है इंडिया की PG इज़ वन ऑफ द टफेस्ट PGs इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पेशेंट इन्फ्लो इतना ज़्यादा है, तो प्रेफरेबल है। इंडिया में पेशेंट इन्फ्लो बहुत है, फुटफॉल बहुत है हॉस्पिटल्स में, तो लोग इंडिया में PG करना प्रेफर करते हैं। इंडिया की PG बहुत टफ़ है, सीट्स बहुत कम है, तो इंडिया में भी टफ़ है और बाहर जाके भी टफ़ है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें ईजिली कुछ मिल जाएगा। ईजिली मिल सकता है अगर आप सेटल करना चाहो, अगर आपको न्यूरो सर्जरी करना था लेकिन ऑर्थो मिल रहा है, कहोगे ठीक है भैया ऑर्थो से खुश हूँ, तो दैट सेपरेट, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि भैया चलो मान लिया हम US चले गए PG करने, ठीक है, इंडिया में वैलिड नहीं हुआ MBBS इन फिलीपींस, हम चले गए US चले गए, UK चले गए PG करने, क्या उसके बाद आके इंडिया में हम काम कर सकते हैं? तो हाँ, उसके बाद आके आप इंडिया में काम कर सकते हो। MBBS हो सकता है वैलिड ना हो, लेकिन सर्जन तो बन सकते हो ना, सर्जन बन के आ जाओ इंडिया। तो आप लॉन्ग पाथवे ले सकते हो कि वहाँ से बाहर चले गए, फिर अल्टीमेटली अगर इंडिया सेटल होना है तो हो जाओ। लेकिन सच की बात बताऊँ तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाने के बाद इंडिया दोबारा लौट के आए, क्योंकि बाहर देखो लिविंग कंडीशंस ड्रास्टिकली अच्छी हो जाती है। जैसे अगर मैं UK की बात करूँ, प्लैब की बात करूँ, तो प्लैब में मेरे ख्याल से 40 आवर्स का वर्क वीक होता है, एक हफ्ते में आपको सिर्फ 40 घंटे काम करना है।
और उसके बाद आपको 40 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बोल सकता, मैनेजमेंट नहीं बोल सकता कि काम करना है। जो एक्स्ट्रा काम करोगे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स तक हो जाते हैं। एड हॉक डॉक्टर काम करते हैं यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा जाके। अब इसको अगर इंडिया से कंपेयर करो तो देखो 10 घंटे तो एक आदमी नॉर्मली इंडिया में एक दिन में काम कर लेता है, तो मतलब 4 दिन का काम हुआ है, तो बाकी के 3 दिन ऑफ हो गए। तो इसलिए वर्क वीक बहुत छोटे हैं वहाँ पे पर वीक आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं बाहर जाना। अब भैया अगर मैं प्लैब का सोच लूँ, ठीक है, अगर मैं प्लैब जाने का सोच लूँ लेकिन MBBS में नीट UG में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो क्या गारंटी है कि प्लैब क्लियर हो जाएगा या नीट PG क्लियर हो जाएगा या नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा? या UG में नंबर नहीं आ पाए, PG में कैसे आ जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये बात याद रखो कि UG में कितनी सारी फालतू चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ी थी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी पौधे वौधे हटाओ, है ना। पौधे तो किसी को भी नहीं, मुझे तो नहीं पसंद थे पौधे पढ़ने, फालतू के मैं पौधे क्यों पढ़ूँ जब इनका कोई यूज़ नहीं था। दूसरी चीज़, फिज़िक्स में इतने सारे दुनिया भर के फॉर्मूले हमने रटे, ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इन सब का कोई यूज़ नहीं है। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज़ करूँगा मैं? केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम का, अगर बॉडी की आयनिक इक्विलिब्रियम्स और उन सबको हटा दें तो जैसे उसमें फॉर्मूले थे उनका नेग्लिजिबल यूज़ है, नेग्लिजिबल। तो वो सब चीज़ें जब नहीं पूछी जाएंगी और प्योरली साइंटिफिक, मेडिकल, MBBS बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, ह्यूमन बॉडी रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि भैया मैंने UG में ख़राब किया तो PG कैसे क्लियर हो पाएगी। अपने ऊपर बिलीफ रखना है और सब कुछ क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब भैया मैं कब से प्रिपरेशन चालू करूँ? लास्ट टॉपिक, कब से प्रिपरेशन चालू करूँ? तो देखो अगर ड्यूरेशन बढ़ गई है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ गई है, तो मुझे लगता है आपको सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर में चालू कर ही देना चाहिए, ताकि 5th ईयर के एंड तक आपका पूरा हो जाए। अब प्लैब के लिए लोग कहते हैं कि 4 महीने काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ ठीक है 4 महीने में काम हो सकता है, लेकिन एवरेज बच्चे के हिसाब से देखें तो आपको सेफ़ रहना चाहिए ना, सेफ़ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप मिनिमम 1 ईयर तो ले ही लो, है ना, 6 मंथ्स ले ही लो। अब कितने पैसे लगेंगे? तो मैंने USMLE का आपको बता दिया, एनीवे बिटवीन 12 to 19 lakhs। प्लैब की बात करूं तो प्लैब में मेरे ख्याल से 1.5 लाख लगते हैं, MRCS में 3 से 3.5 लाख लगते हैं, और अगर नेक्स्ट की बात करूंगा तो नेक्स्ट में शायद 3,000 4,000, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो सबसे सस्ता अगर देखें, इकोनॉमिकली बात करें तो क्या है, नेक्स्ट। तो ये था आपका एक ओवरव्यू कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि आप अगर MBBS इन फिलीपींस कर रहे हो तो ये चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स यूक्रेन से देखते हैं, रशिया से देखते हैं। अब यूक्रेन के साथ भी दिक्कत है ना, यूक्रेन के साथ क्या है, या तो आप ऑफलाइन जाओ, नहीं तो इंडिया में वैलिड नहीं हो गया। अब ऑफलाइन कैसे जाएँ, वहाँ वॉर चल रहा है, तो ट्रांसफ़र लेने की बात हो रही है, ट्रांसफ़र के बाद इंडिया में वैलिडिटी की चक्कर आ जाएगा, तो फिर उनको बाहर का पेपर देना ही पड़ेगा। तो बाहर का पेपर देने के लिए ये सब एक ओवरव्यू था जो आप दे सकते हो। अब भैया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ भी तो है, हाँ है, लेकिन अगर आप प्लैब क्लियर कर देते हो और आप UK में एक सर्जन या डॉक्टर बन चुके हो, तो फिर UK ने जहाँ जहाँ राज किया था, ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ राज किया था, इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ राज किया था, उन सब जगहों पे आप वैलिड हो जाओगे। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, UK का पेपर क्लियर करते हैं, UK में सर्जन बन जाते हैं और फिर दुबई जैसी कंट्रीज़ में जाके ऑपरेशंस करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। जैसे साल में 1 महीना काम कर लिया, साल में 2 महीना काम कर लिया, ऐसा कर लेते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ UK वाले डॉक्टर्स को दुबई में पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो लोग इसलिए ये करना प्रेफर करते हैं। अब दैट्स योर कॉल, आपको अगर करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उदास मत हो, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। सेटल होने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि MBBS छोड़ के BSc MSc वगैरह कुछ कर लो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनोगे। दैट्स इट, थैंक यू।